एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे दो इंक्लाइंड सरफेस है, इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है एम मास का, एंगल दिया हुआ है θ1 θ2। फाइंड नॉर्मल फोर्स एट बोथ द कॉन्टैक्ट्स। इन दोनों कॉन्टैक्ट्स पर कितना नॉर्मल लग रहा है, उन दोनों का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बना, लेकिन हम वही बोले हैं कि डायग्राम देख के डरना नहीं है। तुम देखोगे ये इतना सिंपल सा सिचुएशन है कि बाकी अभी जो जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे एकदम नॉर्मल टाइप का चीज है, डायग्राम देख के नहीं डरना है। सबसे पहला काम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो भाई एफबीडी ड्रॉ करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला बात, इसका वेट, एक फोर्स तो ये हो गया, जितने सरफेस से कांटेक्ट में है उतना नॉर्मल, तो दो सरफेसेस से कांटेक्ट में है तो दो जगह नॉर्मल, तो 3 फोर्स हो गया अभी तक। रस्सी बंधा हुआ है तो टेंशन, कोई रस्सी नहीं बंधा हुआ है, तो ये टोटल 3 फोर्स हमको दिखाना है, 2 नॉर्मल और 1 mg। देखना, नॉर्मल एक तो यहां से ऐसे लग रहा होगा n1 और यहां से इस तरह लग रहा होगा n2 और नीचे mg। डायग्राम बड़ा अजीब सा दिख रहा है। देखो एकदम सिंपल हो जाएगा। तुम क्या करो, ये अपना सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे दिखा देते हैं। तो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक पॉइंट, नीचे mg लग रहा है, ये mg हो गया। ऐसे लग रहा है n1 तो ये हो गया n1, और इधर लग रहा है n2, ये हो गया n2। हो गया तीनों फोर्स, बन गया एफबीडी। अब क्या करना है, इक्वेशन लिख देना। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन लिखोगे, एक हॉरिजॉन्टल में लिख लेंगे, एक वर्टिकल में लिख लेंगे। तो वही डायग्राम देख के डरना नहीं, ये वही वाला वैसा हो गया जो अभी हम लोग 2 रस्सी बंधा हुआ था ना ऐसे, इसके पहले के पहले जो क्वेश्चन किए थे, 2 रस्सी ऐसे करके बंधा हुआ था, उसमें टेंशन निकालना था। एकदम वही एफबीडी बन चुका है, टेंशन की जगह यहाँ नॉर्मल दिख रहा है। अब कंपोनेंट करने के लिए एंगल का जरूरत पड़ेगा, तो जरा उसको देख लेते हैं। देखना, अगर ये θ1 है, सॉरी ये θ2 है, तो ये भी एंगल θ2। ये नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लिए। ये θ2, तो ये वाला एंगल, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा मतलब θ2। तो इसका n1 का वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, θ2। n1 का वर्टिकल के साथ में θ2। हम लोग सिंबल्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इधर θ2 है तो हम इसको n2 बोल देते हैं, इधर ये θ1 एंगल लिए तो इसको n1 बोल देते हैं, ताकि एकदम सिमिलर टाइप का दिखे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना n2 हो गया, सिमेट्री मेंटेन रहता है इससे, तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जिधर एंगल θ2 है उधर n2, जिधर θ1 है उधर n1।
तो ये N2 जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, N2 वर्टिकल के साथ θ2 बना रहा है, तो N2 बना रहा है θ2। इसी तरीके से तुम देखोगे ये N1 ये θ1 है, तो ये वाला एंगल भी θ1, ये θ1 तो ये वाला 90 माइनस θ1 एंड दिस एंगल इज θ1। ये θ1 हो गया, इधर ये N1 लग रहा था, तो N1 का वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बन रहा है, θ1। N1 का वर्टिकल के साथ में θ1 बन गया FBD। अब एकदम आराम से कंपोनेंट करेंगे और इक्वेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें। अब हम यहीं पे डायरेक्टली कंपोनेंट करके लिख रहे हैं। N2 ये है, तो इधर कंपोनेंट जाएगा N2 cos θ2 और इधर जाएगा N2 sin θ2, तो N2 sin θ2, इधर N2 sin θ2 हो गया। N1 का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा हॉरिजॉन्टल में, बोलो, N1 sin θ1, तो माइनस N1 sin θ1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपना पहला इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो ये किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिए, तो इसका ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट जाएगा N1 का, N1 cos θ1। N2 का ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट जाएगा, N2 cos θ2, नीचे mg, तो माइनस mg इक्वल टू 0। ये बन गया दो इक्वेशंस। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ऐसा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो लास्ट स्टेप को हम लोग शायद ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। लास्ट स्टेप कौन सा, इक्वेशन बनाने के बाद वाला स्टेप कौन सा था, सॉल्व करने वाला, है ना। तो सॉल्विंग में हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है, हम लोग को आता है। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बस यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे अपने को N1 N2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग अभी तक बार बार वही चीज कर रहे हैं। क्या, पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप F इक्वल्स टू ma से इक्वेशन लिखना, और तीसरा स्टेप उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रोप है, मासिव रोप, मतलब इसका कुछ मास है। इसका मास है 6 kg। यह इसका मास है 5 kg मास है। इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। चालीस न्यूटन का इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ये रोप है। फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, और सेकेंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट। इस रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है। अभी जो क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होगा कि तुमको एक रोप दिया जाएगा जिसका कुछ मास होगा, जिसको हम लोग, उस रोप को हम लोग मासिव रोप बोलते हैं, ठीक है। तो इस रोप
का तुमको किसी भी पॉइंट पर टेंशन पूछ लेगा। जैसे हम यहाँ पर मिड पॉइंट पे पूछ लिए हैं, कोई बोलेगा ऊपर से L/4, अगर टोटल लेंथ L है तो L/4 डिस्टेंस नीचे टेंशन निकाल लो, या L/6 डिस्टेंस, कहीं पर भी इस रोप के किसी भी पॉइंट पर तुमसे टेंशन कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, तो इसका एक सेट अप्रोच है, एक मेथड है जिससे हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखना हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द रोप बताना है। तो हमको ये बताओ कि ये रोप किधर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो तुम गलत सोच रहे हो। गलत इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुमको 40 न्यूटन का फोर्स तो दिखा, लेकिन इसका मास अगर 5 kg है तो नीचे 50 न्यूटन का फोर्स जो इसका वेट है वो भी तो लग रहा है। तो 50 न्यूटन नीचे लग रहा है और 40 ऊपर, तो नेट नीचे की तरफ लग रहा है। ये रोप नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा। ऊपर कितना लग रहा है 40 न्यूटन, और नीचे जो इसका वेट है वो कितना है 50 न्यूटन। तो ये जो रोप है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा विद एक्सेलरेशन a। तो कितना एक्सेलरेशन होगा पहले ये निकाल लेते हैं, F इक्वल्स टू ma से। जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए। तो नीचे लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है 40। 50 माइनस 40 हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू ए। मास है 5 kg, तो ये 10 इज इक्वल्स टू 5a। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रोप का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। 50 नीचे लग रहा है, 40 ऊपर लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि हमको मिड पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है। जिस भी जगह पर टेंशन कैलकुलेट करना है, प्रोसेस समझ लेना। जहां भी टेंशन कैलकुलेट करना है वहां से रोप को कट करो और एफबीडी ड्रॉ कर लो। मिड पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है तो मिड पॉइंट से रोप को कट किए, 2 पार्ट बना। तो 2 पार्ट में से किसी भी एक का एफबीडी बना सकते हो, किसी भी एक को देख सकते हो। हम यहां पर दोनों को देख रहे हैं। ये अपर पोर्शन, ऐसे हम काटे इसको। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, दोनों का समझना। 40 न्यूटन तो ये ऊपर वाले पार्ट पे लग रहा था, तो यहां 40 हो गया। अब ये आधे पार्ट का मास तो 2.5 kg होगा, 2.5 kg। तो इसका जो वेट है आधे पोर्शन का वो 25 न्यूटन। ऊपर वो 40 न्यूटन, नीचे 25 न्यूटन। इस आधे पोर्शन का मास 2.5 kg, तो इसका वेट नीचे की तरफ 25 न्यूटन। और यहां से जहां से कट किए थे, अब यहां लग रहा होगा टेंशन। तो टेंशन जो है पुलिंग फोर्स है। ये नीचे वाला ये रस्सी इसको ऐसे खींच रहा है और ये वाला रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है ना। टेंशन कहां लगता है, 2 पॉइंट दिमाग में रखना है। 2 पॉइंट दिमाग में याद रखना है कि पहला तो टेंशन रस्सी के अलोंग लगता है। तो यहां से जो हम लोग काटे, एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है ये, उसको हम लोग देख रहे हैं काट के। तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक तो रस्सी के अलोंग इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और किस पे किधर लग रहा होगा, टेंशन इज पुलिंग फोर्स। तो ये वाला पोर्शन इसको नीचे पुल कर रहा है और ये वाला पोर्शन इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो जो टेंशन है इस पर नीचे और इस पर ऊपर। अगर तुम टेंशन ऐसे दिखा दोगे ना तो ये तो गड़बड़ है। टेंशन धकेल नहीं सकता, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। तो रस्सी के अलोंग है और एक दूसरे को खींच रहा है, पुलिंग फोर्स है। ऊपर वाले पे नीचे लग रहा है और नीचे वाले पे ऊपर लग रहा है। ये इसका एफबीडी हो गया, ये इसका एफबीडी। क्या एफबीडी कंप्लीट है? नहीं। एक चीज अभी हम लोग नहीं दिखाए हैं, वो है एक्सेलरेशन। ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जहां टेंशन निकालना है वहां से कट किए और कट करके जो दो पोर्शन बना उन दोनों में से किसी भी एक का एफबीडी बना लो। इसमें भी टेंशन आ रहा है, इसमें भी, तो इस पे इक्वेशन लिखेंगे, इससे भी काम चल जाएगा या इससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम दोनों का बनाए हैं, हर बार दोनों का बनाना जरूरी नहीं है। तो एफबीडी बना लिए है ना, कट करके जो दो पोर्शन आया दोनों में से किसी भी एक का एफबीडी बना लो और फिर इक्वेशन लिख लो, काम हो जाएगा। हम जैसे इस पर इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो F इक्वल्स टू ma से इक्वेशन लिखेंगे। जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको पॉजिटिव मानते हुए तो नीचे लगा t प्लस 25 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 2.5 kg है, 2.5 इंटू 2, तो t माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। टेंशन का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। ये टेंशन 20 न्यूटन आ गया। कोई बोलेगा सर अगर हम इसको देख के लिखते तो तब भी वही आना था। देख लो किधर एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू ma का। नीचे लग रहा है 25, ऊपर t, तो 25 माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 25 माइनस t इज इक्वल्स टू 5। तो टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन, वहां से भी टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मासिव रोप का टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, स्टेप ध्यान से सुनना। सबसे पहले जहां पर टेंशन निकालना है वहां से कट करो, दो पोर्शन आएगा, किसी भी एक का एफबीडी बना लो, किसी भी एक पोर्शन से काम चल जाएगा। तो वहां से कट करके एफबीडी बनाएंगे और एफबीडी बना के वही स्टेप्स वही है, एफबीडी ड्रॉ करना, F इक्वल टू ma से इक्वेशन लिखना और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। बस इसमें नया बात यह था कि जहां टेंशन निकालना है वहां से कट करो और फिर एफबीडी बनाओ। बात समझ में आया? चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम पर। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ना, इस चैप्टर में बार बार ये पुली ब्लॉक सिस्टम हम लोग को दिख रहा होगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए किसी फिजिकल सिस्टम का यूज किया जा रहा है। जैसे कि ब्लॉक अभी तक हम लोग देखे, ब्लॉक यूज किया, रस्सी यूज किया, इंक्लाइंड प्लेन यूज किया, है ना, अब पुली भी यूज करेगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक सिस्टम बना दिया जाता है ना, कोई सा भी एक सिस्टम बना दिया और फिर हम लोग को उस सिस्टम को एनालाइज करना है। तो सिस्टम में क्या जोड़ दिया, पुली जोड़ दिया, रोप जोड़ दिया, ब्लॉक ला दिया, इंक्लाइंड प्लेन ला दिया, है ना, और इन सब चीजों को जोड़कर कोई भी एक सिस्टम बना दिया। एक से ज्यादा ब्लॉक भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, और फिर एक सिस्टम तैयार कर दिया। उस सिस्टम को हमको एनालाइज करना है कि कहाँ क्या फोर्स लग रहा है, किसका क्या एक्सेलरेशन है। ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, लेकिन इस पूरे में इक्वेशन एक ही आता है, कौन सा, F इक्वल्स टू ma। तो हम लोग बात करते हैं अब पुली ब्लॉक सिस्टम पर। पुली ब्लॉक सिस्टम, देखो ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम, ये एक बेसिक पुली ब्लॉक सिस्टम है। अब यहां पर हम लोग को कुछ बात समझने का है जो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। क्या क्या बात है इस चैप्टर में? जब हम लोग पुली का बात कर रहे होते हैं तो वो आइडियल पुली होता है ना, ये एक आइडियल पुली है। अब ये आइडियल पुली क्या चीज है? आइडियल पुली बड़ा अजीब होता है। आइडियल पुली मतलब मासलेस, ठीक है, इसका मास जीरो है। एक्चुअली में मास जीरो होता नहीं है।
प्रैक्टिकली नहीं होता। जब हम लोग मासलेस बोल रहे हैं ना, मतलब पुली इतना लाइट है कि उसका मास ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट किया जा सकता है। किसके कंपैरिजन में मास नेग्लेजिबल है? बाकी जो हम लोग ब्लॉक्स या ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसका मास नेग्लेजिबल है। प्रैक्टिकली ये मतलब हुआ। बट ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन बोलेगा कि आइडियल पुली है तो हम लोग मासलेस मानेंगे, है ना, मास एकदम जीरो। मासलेस और दूसरा फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब ये जो पुली है, पुली का जो ये रिम है, जो इसका सरकमफेरेंस, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? जैसे इस पुली ब्लॉक सिस्टम का यूज जो है ना, कुआं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। कुआं के ऊपर ऐसे ये पुली लगा हुआ रहता है और यहां से एक बाल्टी लटका के इधर से रस्सी से कोई खींचता है। तो जब ये बाल्टी नीचे जा रहा है, फिर पानी भर के बाल्टी को ऊपर खींचा जा रहा है, तो इस प्रोसेस में ये जो पुली है, ये पुली भी इसके साथ घूमता है, ऐसे या ऐसे। वो घूमने का कारण ये है कि रस्सी जो है ना, रस्सी जब इसके ऊपर पार कर रहा है, तो रस्सी जब नीचे जा रहा है या रस्सी जब ऊपर आ रहा है, तो रस्सी और पुली के बीच में ग्रिप है। ग्रिप मतलब वही फ्रिक्शन। तो जो पुली है, ये रस्सी जब ऊपर जा रहा होता है, तो पुली को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कराना चाहता है, तो पुली ऐसे घूम रहा होता है। बाल्टी जब नीचे आ रहा होता है तो पुली ऐसे घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है ना। पुली का सरफेस स्मूथ नहीं माना गया, स्मूथ होता नहीं है, फ्रिक्शन है वहां पे। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ये पुली एज इट इज रहता, ये रस्सी ऐसे स्लाइड कर गया, ऐसे नीचे आ गया। तो रस्सी के ऐसे नीचे या ऊपर होने से पुली एक्चुअली में घूमना चाहिए अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन लेस है, तो ये ब्लॉक जब नीचे और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो पुली एज इट इज रहेगा, खाली रस्सी उसके ऊपर से स्किड कर जाएगा, रस्सी उसके ऊपर से स्लिप करता हुआ जा रहा होगा। एक्चुअली में क्या होता है? रस्सी जब जाता है तो पुली को घुमा देता है। तो ठीक है, हम लोग को पुली का घूमना कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि सरफेस कैसा है पुली का? फ्रिक्शनलेस, रस्सी उसके ऊपर से स्लिप करते हुए जा रहा है। तो ये तो हो गया आइडियल पुली। उसके बाद ये जो रस्सी है ये भी आइडियल है, ठीक है, ये है आइडियल स्ट्रिंग। अब आइडियल स्ट्रिंग से क्या मतलब है? तो आइडियल स्ट्रिंग है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, खिंचा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आइडियल स्ट्रिंग। और पुली ब्लॉक सिस्टम में जब भी रस्सी लगा होगा, बोले चाहे नहीं बोले, वो रस्सी आइडियल है ना। वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग आइडियल ही मान के चलेंगे। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, इस रस्सी का भी मास जीरो है और ये रस्सी खिंचा नहीं सकता है। अब इससे एक बड़ा बढ़िया चीज होता है, और वो ये है कि जब रस्सी इनएक्सटेंसिबल है ना, तो रस्सी के हर पॉइंट का जो टेंशन, रस्सी अगर मासलेस है तो रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन यहां पर सेम हो जाएगा। अभी ठीक इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि रस्सी का टेंशन पूछा था, कहां पर? मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर टेंशन निकाले, कुछ वैल्यू आया था 20 न्यूटन। किसी और जगह पर टेंशन निकालते तो कुछ और आता। याद है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मासिव रोप या मासिव स्ट्रिंग बोल सकते थे। उसका मास था, ये कैसा है? मासलेस है, नेग्लिजिबल मास का। तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होता है मासिव रोप के, और मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। क्यों होगा? बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो, इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या किए, इस रोप का एक पोर्शन कट कर लिया। वही जैसे हम लोग टेंशन निकाल रहे थे, इतना पोर्शन यहां से कट कर लिया। बढ़िया सा एकदम इसको मोटा करके दिखाते हैं। ये वाला पोर्शन है। अब इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? इसका मास तो है नहीं, mg तो आया नहीं। यहां से ये यहां से ऊपर कनेक्टेड है और यहां नीचे कनेक्टेड है,
तो ऊपर से इसको ऐसे खींचा जा रहा होगा, दो जगह से टेंशन, एक यहां से आएगा एक यहां से। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो ऊपर से इसको ऐसे T1 से खींचा जा रहा है और नीचे T2 से खींचा जा रहा है। हम मान लिए यहां और यहां टेंशन अलग अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, अलग अलग मान लिए। तो इस जगह पर और यहां पर, तो यहां T1 होगा और यहां टेंशन T2 है मान लेते हैं। तो ऊपर T1 नीचे T2, मास इसका है नहीं, तो इस पे इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू ma का। तो ऊपर लगा T1, नीचे लगा T2, तो T1 माइनस T2 हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये रस्सी मान लो ऊपर नीचे जा रहा होगा ना, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो रस्सी एक्सेलरेट तो कर रहा होगा इस बार, एक्सेलरेशन तो है रस्सी का, है या मतलब हो सकता है, लेकिन हर बार ये वाला चीज जीरो है, मास तो जीरो है, तो एक्सेलरेशन चाहे जीरो है चाहे नॉन जीरो है, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो, तो यहां से आ गया, क्या आ गया, T1 इज इक्वल्स टू T2। दोनों पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम है। बात क्लियर है? तो मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें हर जगह टेंशन सेम रहने वाला है, पुली आइडियल है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अब पुली मासलेस होता है तो इसका इंपैक्ट क्या है, देखो जैसे यहां जो कनेक्टिंग है ना, अब इस पूरे में टेंशन सेम हो गया। थोड़ी देर के लिए हम इस पुली का खाली एफबीडी बनाएं। देखो अगर हम पुली का एफबीडी बनाते हैं तो एक तो इधर से टेंशन लग रहा है, इधर से लग रहा है। अब ये दोनों जगह से जो लग रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, टी। सेम है, पूरे रस्सी में टेंशन सेम है, तो इधर से टी, इधर से टी, और ये ऊपर जो रस्सी कनेक्टेड है या ये जो भी चीज है, यहां पर टेंशन टी डैश हो गया। तो इस पुली पर कितना फोर्सेस लग रहा है, इधर से टी लग रहा है, उधर से टी लग रहा है, ऊपर टी डैश लग रहा है, और क्योंकि पुली मासलेस है तो mg का तो कोई काम ही नहीं है। अब अगर हम इस पर इक्वेशन लिखें तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी डैश माइनस 2t। अब पुली रुका हुआ हो चाहे एक्सेलरेट कर रहा हो, कुछ भी हो, मास तो जीरो है ना, तो अगर मास जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो टी डैश इज इक्वल्स टू 2t। मतलब इस रस्सी में जितना टेंशन है, और हमेशा यही होगा, तो अगर कभी भी ऐसा पुली दिख रहा है तो यहां जितना भी टेंशन है ऊपर वाले रस्सी में टेंशन उसका 2 गुना है। क्यों? हर बार पुली का एफबीडी ऐसा ही बनने वाला है मासलेस पुली के लिए। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम का तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको डील करना है। तो मासलेस रस्सी है, उससे टेंशन हर जगह सेम हो गया। पुली मासलेस है, तो अब ये नीचे वाले पोर्शन में यहां जितना टेंशन है ना, ये टी और ये टी, तो ये वाला कितना हो गया, 2t के बराबर। बात क्लियर है?